हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। आज हम लोग बात करेंगे एग्रोनॉमी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके सामने। चाहे एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को। तो ये दोस्तों आज का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 मैंने ऑलरेडी जो है कि शूट कर दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने जो है कि फर्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। अब उसके आगे जो है कि कुछ क्वेश्चंस की श्रृंखला में लेके आया हूँ, तो उसको देखते हैं। काफ़ी धुआंधार और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, द कृषक अकर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इन। ठीक है, कहने का मतलब है कि राइस में जो है कि कृषक डिजीज लगती है, कृषक रोग लगता है राइस में। ठीक है, तो वो जो कृषक डिजीज लगती है वो किसके वजह से होती है? कृषक रोग जो है कि राइस में किसके वजह से होती है? कृषक रोग अर्ली स्टेज पे लगती है, यानी राइस जब 30 से 35 दिन का होता है तब जो है कि कृषक रोग आती है राइस के अंदर। 30 से 35 दिन का जब राइस होता है तब उसके अंदर कृषक रोग आता है, यानी कि ब्राउन स्पॉट बनते हैं राइस में। तो वो किसके वजह से बनते हैं? वो जो है कि आपके ऑप्शन ए हो गया बीएलबी, ऑप्शन बी हो गया बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक, ऑप्शन सी हो गया टंगरू वायरस। ठीक है, ये टंगरू है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका फॉल्स स्पॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बीएलबी। बीएलबी का फुल नेम होता है दोस्तों बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डिजीज की वजह से। डिजीज का क्वेश्चन आ गया फिर से। टंगरू वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय। वायरस है, वायरस हमेशा क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। वायरस खुद से नहीं पहुंच पाता है, हमेशा जो है कि किसी न किसी कैरियर के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो टंगरू वायरस है राइस में, जो टंगरू वायरस लगता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, कौन सा एजेंट उसको ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है स्टीम बोरर, ऑप्शन बी है लीफ रोलर, लॉरर रोलर सॉरी, और ऑप्शन सी है आपका ग्रीन लीफ हॉपर, और ऑप्शन डी है आपका गंधी बग। तो किसके द्वारा जो है कि ट्रांसमिट किया जाता है, इसको समझेंगे। स्टीम बोरर से किया जाता है, लीफ रोलर से किया जाता है, या फिर ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा होता है, या फिर गंधी बग के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ग्रीन लीफ हॉपर। ठीक है, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा जो है कि टंगरू वायरस राइस का ट्रांसमिट किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लीजिए। डेड हार्ट एंड वाइड हेड डैमेज टू राइस इज कॉज्ड बाई। डेड हार्ट एंड वाइड हेड डैमेज, राइस में जो है कि डेड हार्ट होता है, यानी राइस का जो स्टेम है वो जो है कि बीचों बीच से सड़ने लगता है। और वाइट हेड, हेड जो है राइस का जो पेनिकल वाला स्टेज है वो वाइट कलर में डिस्टर्ब हो जाता है, वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डैमेज जो है कि किसके वजह से होता है? तो डेफिनेटली दोस्तों ये डैमेज, इस प्रकार का डैमेज जो होगा वो किसी न किसी इंसेक्ट के वजह से होगा। तो डेड हार्ट एंड वाइट हेड डैमेज जो है कि किसके वजह से होता है, तो उसको समझेंगे। डेड हेड और वाइट हेड डिजीज किसके वजह से होता है राइस के अंदर? डैमेज किसके वजह से होता है? तो क्या गाल मिर्च की वजह से होता है? ऑप्शन ए है गाल मिर्च, और ऑप्शन दो है बी है लीफ रोलर, और ऑप्शन सी है आर्मी वार्म, और ऑप्शन डी है स्टीम बोरर, स्टेम बोरर। ठीक है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों स्टेम बोरर। स्टेम बोरर क्या करता है, स्टेम में घुस जाता है और वहाँ पे सड़न पैदा कर देता है, जिसकी वजह से डेड हर्ट हो जाता है। और उसके वजह से जो सरफेस होता है राइस का, सॉरी सॉरी, जो राइस का जो टॉप पोर्शन होता है वो वाइट हो जाता है, वाइट हेड हो जाता है। तो स्टेम बोरर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों,
ऑप्शन डी यानी डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिल्वरी सूट और ओनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टिलर इज कॉज्ड बाय। सिल्वरी सूट, सूट यानी कि जो राइस का तना है, राइस की जो स्टेम है, राइस का जो ऊपरी पोर्शन है, वो सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो है कि राइस का जो लीफ है, लीफ वो जो है कि ओनियन की तरह हो जाता है, यानी कि घुमावदार हो जाता है, बिल्कुल गोल हो जाता है लीफ। और जो सूट होता है वो सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और राइस राइस का जो लीफ है, लीफ ओनियन के लीफ की तरह हो जाता है। तो ये सिम्टम राइस टिलर में किसके वजह से होता है, इसको समझेंगे। तो ऑप्शन ए है आपका राइस हिस्पा, ऑप्शन बी है गाल मिर्च, ऑप्शन सी है लीफ रोलर, और ऑप्शन डी है गंधी बग। ठीक है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंधी बग या फिर ऑप्शन बी। तो इसका दोस्तों बी आंसर बिल्कुल सही है, गाल मिर्च। गाल मिर्च यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। गाल मिर्च की वजह से सिल्वरी सूट हो जाता है राइस का। राइस के जो सूट होते हैं वो सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसकी पत्तियां जो है कि ओनियन लीफ की तरह हो जाती हैं, प्याज की पत्तियों की तरह हो जाती हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस। ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस। ठीक है। ग्रासी स्टंट वायरस, जो ग्रासी स्टंट वायरस है राइस का, वो किसके द्वारा, किस कैरियर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। दोस्तों वायरस से जो क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछता है, एजेंट को पूछता है कि किस एजेंट के द्वारा इस वायरस को ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो ग्रासी स्टंट वायरस है, जिसकी वजह से राइस जो है कि ग्रास की तरह हो जाती है, बिल्कुल छोटे छोटे हाइट का ग्रास की तरह बिहेव करने लगता है। तो ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज होती है जो राइस में, वो जो है किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राउन प्लांट हॉपर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बी को मैं कलर कर दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा जो है कि ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज राइस का हो जाता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन नंबर। गंधी बग। गंधी बग, दोस्तों गंधी बग आप देखे होंगे, राइस का जब सीजन होता है तो गंधी बग यानी जो स्मेल करती है, जो कीड़ा जो है कि स्मेल करता है, बहुत ही बुरा स्मेल करता है। जब आप बचपन में लालटेन के पास पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे एक कीड़ा आता है। ठीक है। अब तो लालटेन के पास कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन जब बचपन में हम लोग लालटेन के पास पढ़ते थे या फिर ट्यूबलाइट के पास पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक कीड़ा ऐसा आ जाता है जो स्मेल करने लगता है, महकने लगता है। उसी को गंधी बग बोलते हैं। तो गंधी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग। तो राइस का इंसेक्ट है, राइस पे जो है कि कब अटैक करता है गंधी बग। तो क्या वो जर्मिनेशन स्टेज में अटैक करता है, क्या वो फ्लावरिंग स्टेज में अटैक करता है, या फिर वो मिल्किंग स्टेज में अटैक करता है, या फिर वो हार्वेस्टिंग स्टेज में अटैक करता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो गंधी बग डिजीज इंसेक्ट है, जो महकने वाला इंसेक्ट है, वो जो है कि राइस के मिल्किंग स्टेज में, यानी दूधिया स्टेज में, राइस के अंदर जब दूध के रूप में दाने भर रहे होते हैं, तो उस स्टेज में अटैक करता है। ठीक है। मिल्किंग स्टेज में, मिल्क को खाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। जो टेस्ट वेट है, टेस्ट वेट यानी कि बासमती राइस का 100 दानों का अगर वेट किया जाए, 100 दानों का अगर बासमती राइस की 100 दाने, 100 दानों का अगर वेट किया जाए तो उसका वेट कितना आएगा, उसका वजन कितना आएगा, उसी को टेस्ट वेट बोलेंगे। वेट ऑफ 100 ग्रेन्स। तो 100 ग्रेन्स का जो वेट होगा दोस्तों, वो होता है बासमती राइस का 21 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए है 15 ग्राम, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी 24 ग्राम, गलत। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 30 ग्राम, ये भी गलत। और ऑप्शन बी 21 ग्राम,
ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी को कलर करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन नंबर पूछा है दोस्तों, ओराइजा सटाइवा इज अ डिप्लॉइड स्पेसीज हैविंग डैश 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 क्रोमोसोम। ओराइजा सटाइवा एक डिप्लॉइड स्पेसीज है, यानी कि ओराइजा सटाइवा यानी राइस के डिप्लॉइड स्पेसीज में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। राइस के यानी ओराइजा सटाइवा के डिप्लॉइड स्पेसीज में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो राइस के डिप्लॉइड स्पेसीज में दोस्तों कितने क्रोमोसोम होते हैं। 18 बिल्कुल नहीं होते हैं, 28 बिल्कुल भी नहीं होते हैं, 42 भी नहीं होते हैं। कितने होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 24। ठीक है, राइस के डिप्लॉइड स्पेसीज में 24 क्रोमोसोम होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन नंबर, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग कैरेक्टर्स इन राइस इज। राइस का जो ड्वार्फिंग कैरेक्टर है, राइस जो है कि छोटा छोटा जो होता है, उसके लिए कौन जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से राइस का जो हाइट है वो छोटा रह जाता है, बौना रह जाता है। तो उसके लिए दोस्तों जो जीन है उसका नाम है उसका नाम है DGU जेन। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को मैं सर्कल कर दे रहा हूँ और आप कहेंगे तो इसको कलर भी कर देंगे। तो ऑप्शन बी को कलर कर दे रहे हैं। ठीक है, DGU जेन ये बिल्कुल राइट आंसर है। और नारिन टेन आपका दोस्तों, नारिन टेन दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो नारिन टेन वीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओपेक टू कुछ अलग जीन है, और टिफ्ट 23 है भी एक अलग टाइप का जीन है। तो ड्वार्फिंग कैरेक्टर्स के लिए राइस में DGU जेन, ठीक है, ये जीन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। अब पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ। जो गोल्डन राइस है वो किस विटामिन का या किसका रिच सोर्स है। तो गोल्डन राइस में कौन ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, या विटामिन के। तो गोल्डन राइस में दोस्तों विटामिन ए जो है कि अबंडेंट रूप से यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको कलर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यानी विटामिन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडिया ऑफ सुपर राइस आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय। सुपर राइस का जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था। किस साइंटिस्ट ने सुपर राइस का आइडिया दिया था, उसी सुपर राइस का जिसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सुपर राइस का जो आइडिया दिया था वो दिया था, किसने दिया था, GS खुश ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, GS खुश। खुश के द्वारा, खुश ने जो है कि खुश होकर के सुपर राइस का आइडिया दिया था। GS खुश, इनका नाम गुरवंत सिंह खुश है। ठीक है, GS खुश ने जो एक सुपर राइस का आइडिया दिया था। तो ऑप्शन बी वहां पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विथ इफेक्ट फ्रॉम। ठीक है, भारतीय गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देना कब शुरू किया था। किस डेट से भारत सरकार ने जो है कि फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो दोस्तों हर एक खाद पे, हर एक फर्टिलाइजर पे कुछ ना कुछ सब्सिडी है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी कब स्टार्ट किया था। तो क्या वो 1966 में स्टार्ट किया था। नहीं, 1966 में नहीं किया था। 1969 में बिल्कुल भी नहीं। 9 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1988, ये भी आपका गलत जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नवंबर 1 1977 1 नवंबर 1977 में, यानी 1 नवंबर 1977 में जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी
फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी की स्टार्ट की थी? 1 नवंबर 1977 को। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। नवंबर का महीना था, 1 तारीख थी, और सन था 1977। आप पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी एग्जाम में जरूर पूछता है। साइंटिफिक नेम क्या है कॉमन ब्रेड व्हीट का, यानी जो हम लोग रोटी खाते हैं उस रोटी का साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, कॉमन ब्रेड व्हीट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो कॉमन ब्रेड व्हीट का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों, वो है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम डाइकोकम आपका एमर व्हीट का नाम है। ठीक है, ट्रिटिकम ड्यूरम आपका जो है कि, चलिए आगे बढ़ेंगे। ट्रिटिकम एस्टिवम आपका कॉमन ब्रेड व्हीट का, जो हम लोग रोटी खाते हैं उसका नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, क्योंकि कॉमन व्हीट वही है। आगे बढ़ेंगे, इसको कलर करके आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में, इंडियन ड्वार्फ व्हीट बिलोंग्स टू, इंडियन जो ड्वार्फ व्हीट है वो किस स्पेसीज से बिलोंग करता है? इंडियन ड्वार्फ व्हीट कौन सा है? क्या वो ट्रिटिकम ड्यूरम है? क्या वो ट्रिटिकम एस्टिवम है? क्या वो ट्रिटिकम स्फेरोकॉकम है? या वो ट्रिटिकम स्पेल्टा है? तो तीनों यहाँ पे हमने कट कर दिया, ए बी डी कोई नहीं है, इसका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब, यानी कि ट्रिटिकम स्फेरोकॉकम इज द इंडियन ड्वार्फ व्हीट बिलोंग टू। ट्रिटिकम स्फेरोकॉकम क्या है? इंडियन ड्वार्फ व्हीट है। ठीक है, स्फेरोकॉकम, ट्रिटिकम स्फेरोकॉकम, इसी को बोलते हैं इंडियन ड्वार्फ व्हीट। चलिए इसको कलर करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ट्रिटिकम स्फेरोकॉकम। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच, उन पेयर्स को सेलेक्ट करना है जो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमर बीट, इमर बीट को लिखा है टिटकम डाइकोकम, जबकि गलत है, टिटकम ड्यूरम होता है, उल्टा होता है। मैक्रोनी, मैक्रोनी का टिटकम डाइकोकम होता है। ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी, इमर बीट टिटकम ड्यूरम होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये करेक्टली मैच है। इमर बीट यानी बड़ा नाम, बड़ा नाम इधर भी, टिटकम डाइकोकम इमर में बड़ा नाम बड़ी स्पेलिंग, छोटा नाम बड़ी स्पेलिंग, उल्टा होता है इसमें। इमर यानी छोटा नाम है, 4 अक्षर के स्पेलिंग है, तो डाइकोकम यानी बड़ा स्पेलिंग हो जाएगा उसके साथ। और मैक्रोनी ज़्यादा नाम है, ज़्यादा अक्षर है, इसमें ड्यूरम छोटा अक्षर हो जाएगा। तो इमर वीट टिटकम डाइकोकम बिल्कुल सही है। मैक्रोनी टिटकम ड्यूरम ये भी बिल्कुल सही है। मैक्सिमकन वीट, मैक्सिकन वीट टिटकम एस्टिवम ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, हेक्साप्लॉइड होता है दोस्तों मैक्सिकन वीट जो हम लोग खाते हैं, टिटकम एस्टिवम ब्रेड वीट भी बोलते हैं इसको। और इंडियन ड्वार्फ वीट अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, टिटकम स्फेरोकॉकम है। ठीक है, इंडियन ड्वार्फ वीट अभी मैंने बताया यहाँ पे टिटिकम स्फेरोकॉकम, तो यही पूछा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ड्वार्फ वीट को टिटकम वुल्गेर दिया हुआ है, वुल्गेर नहीं है, टिटकम स्फेरोकॉकम होगा, तो यही ऑप्शन जो है कि करेक्टली मैच नहीं है। चलिए इसी को कलर करते हैं और इस प्रकार जो है कि ऑप्शन डी को सही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। व्हीट इज ओरिजिनेटेड इन, व्हीट जो है कि कहाँ पे इसकी ओरिजिन हुई है, किस जगह पे इसका उद्भव हुआ है, इवैल्यूएशन हुआ है। तो व्हीट की ओरिजिन, व्हीट का उद्भव स्थान कहाँ पे है, यही क्वेश्चन है। तो सेंट्रल एशिया टर्की, सभी जानते होंगे। व्हीट का जो है कि ओरिजिन प्लेस है, व्हीट यहीं पे ओरिजिनेट होती है। साउथ अमेरिका गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, साउथ अमेरिका गलत जवाब, साउथ ईस्ट एशिया भी गलत जवाब, यूरोप भी गलत जवाब। सही जवाब क्या हो जाएगा, सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया और टर्की रीजन। ठीक है, सही जवाब है बिल्कुल। इसको भी हम लोग कलर करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कॉमन ब्रेड व्हीट 2n इज इक्वल टू 42 इज,
कॉमन ब्रेड वीट जो है 2n = 42 इस वो क्या है, डिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, हेक्साप्लॉयड है या फिर ट्रिप्लॉयड है। तो जो कॉमन ब्रेड वीट है दोस्तों टिटिकम एस्टिवम जिसको हम लोग खाते हैं, वो दोस्तों आपका जो है कि हेक्साप्लॉयड है। ठीक है, 2 इंटू, चलिए इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे इसको जो है कि इरेज करते हैं, इसको लेते हैं यहाँ से। देखिए 2 इंटू n बराबर 42। ठीक है, तो n में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाए। तो आपका जो है कि आपका कॉमन ब्रेड विट जो है आपका वो क्या है, हेक्साप्लॉयड है। ठीक है, तो हेक्साप्लॉयड यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 7 में। ठीक है, 7 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है आपका 42 आ जाता है। ठीक है, 7 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। 6 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। और n बराबर क्या होता है, 7 होता है। वीट में जो n बराबर होता है वो पुरुषोत्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होता है। तो जो वीट हम लोग खाते हैं वो हेक्साप्लॉयड है। ठीक है, 7×6 = 42, उसमें जो है कि टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 42 होते हैं। ठीक है, तो कॉमन ब्रेड वीट 2n = 42 इज हेक्साप्लॉयड। ठीक है, वो आपका क्या होता है, हेक्साप्लॉयड होता है। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्वार्फ वीट मैक्सिकन इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। ठीक है, ड्वार्फ वीट जो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन साइंटिस्ट थे, तो क्या वो साइंटिस्ट एनी बोरलॉग साहब थे, या फिर एम एस स्वामीनाथन साहब थे, या फिर डॉक्टर सुब्रमण्यन थे, या फिर डॉक्टर बीपी पाल थे। तो ड्वार्फ वीट का जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो जो है कि डॉक्टर बीपी, नहीं सॉरी, ड्वार्फ वीट जो मैक्सिकन था उसका इंट्रोडक्शन जो है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग साहब के द्वारा हुआ। ठीक है, तो बोरलॉग यहाँ पे एनी बोरलॉग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को कलर करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम एरिया अंडर वीट इज इन। वीट का जो मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया है वो कहाँ पे है, इंडिया में है, यूएसए में है, रसिया में है या चाइना में। ठीक है, मैक्सिमम एरिया अंडर वीट इज इन। जो मैक्सिमम एरिया है वीट का वो कहाँ पे है, तो दोस्तों मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया चाइना में। वीट प्रोडक्शन के लिए मैक्सिमम एरिया जो है पूरे वर्ल्ड में वो चाइना में सबसे ज़्यादा है वीट प्रोडक्शन का एरिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा क्योंकि डी पे है चाइना। ठीक है, विच कंट्री रैंक सेकेंड इन वीट प्रोडक्शन। किस कंट्री का जो रैंक है वो दूसरा है वीट प्रोडक्शन में। विच कंट्री रैंक सेकेंड इन वीट प्रोडक्शन, गेहूं के प्रोडक्शन में किस कंट्री का रैंक है वो दूसरा है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। इंडिया, यूएसए, रसिया, चाइना। तो इंडिया का जो रैंक है वो दूसरा है वीट के प्रोडक्शन में। तो इंडिया को यहाँ पे कदर करेंगे। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है, दूसरा है। पहले रैंक पे कौन है, चाइना है। ठीक है, चाइना के पास एरिया सबसे ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होगा। और दूसरे स्थान पे एरिया में और प्रोडक्शन में कौन है, इंडिया है, अपना देश भारत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट व्हीट वैरायटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट, ठीक है, लॉगिंग रेसिस्टेंट एंड हायर ग्रेन यील्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसी कौन सी व्हीट वैरायटी थी सबसे पहली जिसके पास शॉर्ट हाइट था, हाइट कम था, लॉगिंग रेसिस्टेंट थी यानी गिरती नहीं थी, हवा चलता था फिर भी नहीं गिरती थी। उसके अलावा ग्रेन यील्ड, उसके ग्रेन का यील्ड खूब ज़्यादा आता था, खूब ज़्यादा उपज होता था। ऐसी कौन सी वैरायटी। ठीक है, तो फर्स्ट व्हीट वैरायटी जो शॉर्ट लेंथ की थी वो कौन सी थी दोस्तों,
वो थी आपकी नॉरिन 10। नॉरिन 10 नाम की वैरायटी थी वीट की, जिसकी हाइट कम थी, जो गिरती भी नहीं थी। ठीक है, गिरती भी नहीं थी हवा चलने पे, और उसके अलावा जो है कि ये ज़्यादा प्रोडक्शन देती थी। तो उसका नाम है नॉरिन 10। याद रखेंगे, ये जीन है, उसी जीन से वैरायटी बनाई गई थी। ठीक है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ व्हीट इज, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है व्हीट के लिए ग्रेन फिलिंग के टाइम। व्हीट का जब दाना भर रहा होता है तो उस समय अप्रोप्रिएट टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो दाना भरते समय दोस्तों अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 23 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। काफ़ी माइन्यूट जो है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, 20 से 25, 25 से 23, 23 से 25, 16 से 20, बिल्कुल माइन्यूट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 23 से 25 आपके जो है कि टेम्परेचर होना चाहिए जिस समय वीट का दाना बन रहा हो या दाना भर रहा हो। ठीक है, तो वीट जो है कि कम टेम्परेचर में ग्रोथ करता है दोस्तों, ग्रेन वगैरह भी कम टेम्परेचर में ही फिल करता है, और पकता है हाई टेम्परेचर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट इज नोन एज, वीट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, वीट के फ्लावर को, इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वीट के इन्फ्लोरेसेंस को दोस्तों ईयर बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, वीट के इन्फ्लोरेसेंस को ईयर बोलते हैं। राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं। ठीक है, रिसेंट किसी और के इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। द नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट इज, व्हीट के लिए जो नॉर्मल सीड रेट यूज किया जाता है वो कितना किया जाता है। तो व्हीट और राइस के लिए जो है कि दोस्तों लगभग बराबर सीड रेट यूज किया जाता है, 100 से 120 क्विंटल के जी पर हेक्टेयर, 100 से 120 के जी पर हेक्टेयर। यहाँ पे ऑप्शन में 100 के जी पर हेक्टेयर दिया हुआ है, तो हम लोग बिल्कुल इसी के साथ जाएंगे और ऑप्शन सी को बिल्कुल सही करेंगे, रंग देंगे, कलर कर देंगे। 100 के जी पर हेक्टेयर जो है कि नॉर्मल सीड रेट होता है वीट का। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, व्हीट क्रॉप यील्डिंग 50 क्विंटल ऑफ ग्रेन पर हेक्टेयर रिमूव नाइट्रोजन P2O5 एंड K2O केजी पर हेक्टेयर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कह रहा है कि व्हीट क्रॉप अगर 50 क्विंटल पर हेक्टेयर ग्रेन का उत्पादन दे रही है तो वो मिट्टी से यानी मृदा से कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस और कितना पोटेशियम अपटेक करती है। ठीक है, नाइट्रोजन P2O5 और पोटेशियम कितना कितना अपटेक करती है अगर वो 50 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है कि प्रोडक्शन दे रही है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, ए है आपका 100 से 150 नाइट्रोजन, 70 से 80 P2O5 और 125 से 150 K2O। बी है 90 से 100, 60 से 70, 100 से 110। सी है 120, 40 से 80, और डी है 80, 30 से 40 और 20। इतना कम तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उतना प्रोडक्शन दे रही है तो इतने कम में तो देगी नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी बहुत कम है डाटा। ऑप्शन बी भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, इसको भी कलर कर देते हैं। ठीक है, 100 से 150 केजी जो है कि नाइट्रोजन खा जाएगी वीट प्लांट, और 70 से 80 केजी जो है कि P2O5 यानी फास्फोरस, और 125 से 150 केजी पोटेशियम, पोटास का यूज़ करेगा प्लांट, तब जाके जो है कि पूरा पूरा 50 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज देने के लायक होगा। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप जरूर बताएंगे कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के धुआंधार टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।